जी सर जी। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, आज दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और सबसे पहले जो बात करनी है वो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर के हवाले से भारत के अंदर क्रिकेटर हों, बॉलीवुड के लोग हों, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो कल एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहाँ पे गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक 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 वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है, ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज। और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौकफ है, जारी बात है। लेकिन तार साहब, इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है? पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? इसको जरा हिस्टोरिकल लेंस से भी अगर हमें थोड़ा चीमा बताएं। सर, मैं आज अयोध्या मंदिर जो है उसको डिफरेंट लेंस के साथ आज बात करना चाहूंगा। वो लेंस क्या है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए? मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूसरा एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, और फिर उसके बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं सारे लेंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और इस मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन खर्चा आ रहा है उस पर। और बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पे उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा, दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग। जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी वहां पे। और यहाँ पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आए, उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात, किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे? वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज ए नॉन वायलेंट रिलीजन, और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के, अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे। 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉरपोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। और आज एज ए बहसीते सिटीजन ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। एक तो ये है। अब दूसरा, ऐसे मैं एज ए लॉ स्टूडेंट इसका एंगल बताना चाहूंगा। यहां पे मैं ये भी बल्कि मेंशन करना जरूरी है, लोग इसको ज्यादातर कवर नहीं कर रहे, इस चीज को बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। वो 1859 तक दोनों मजहब वहां पे इकट्ठे इबादत करते रहे। इसको ब्रिटिश लोगों ने सेपरेट किया था। और इस वक्त कई लोग ये समझते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी जो ये थी कि डिवाइड एंड रूल किया जाए,
तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में ज्यादा डिवीजन को उन्होंने इंक्रीज किया। ये भी एक थ्योरी है इसमें। और फिर उसके बाद इससे अगली स्टेज पे चलें तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से ये चीज शुरू हुई। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हो। तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम। ठीक हो। उसके बाद फिर उन्होंने वहां से 25 किलोमीटर दूर एक फासले के ऊपर एक जगह दी है जहां पे उन्होंने कहा कि आप अपनी मस्जिद बना लें, और वहां पे बना रहे हैं मस्जिद। बल्कि यहां पे आपको इंकशाफ ये करूंगा कि लोग नफरतों में आते हैं तो बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत गलत बात है। दिस इज अ 21st सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर नफरतों की, अग्रेशन की, दहशतगर्दी की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, उस मस्जिद को बनाने वाली कमेटी के जो हेड है शेख साहब, इस बीजेपी के मेंबर। तो ये जो लोग ज्यादातर समझते हैं कि शायद बीजेपी इज एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम और सब कुछ, ये भी एक प्रोपेगेंडा है मेरे ख्याल में। अब इससे आगे चलते हैं कि अयोध्या के अंदर वहां पे एक बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन उसमें लग रहे हैं। 7,000 लोगों को वहां पे बुलाया गया है। 3 लाख से 5 लाख लोग उस सेरेमनी के अंदर हैं मौजूद, और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे उसको वहां पे आया करेंगे। वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आज के मैं आज सुबह आपके सेगमेंट से पहले ये सुन रहा था कि वहां पे 1-1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के। और वहां पे एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स दे आर लिविंग देयर एज वेल। अब मैं उस पर जो एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस लेंस से बात करना चाहूंगा। कल 2 बड़े लिबरल मीडिया आउटलेट्स को मैंने पढ़ने की कोशिश की, अफसोस हुआ मुझे, बीबीसी पे और सीएनएन। दोनों ने ये पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है कि मुसलमानों को बहुत बुरे तरीके से उस एरिया के अंदर ओप्रेस किया जा रहा है, डिप्रेस किया जा रहा है। वो अपने घरों में छुप कर बैठे हैं, डर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं थी। मैंने इसको परसू करने की कोशिश की, अपने हिंदू दोस्तों से पूछा, अपने सिख दोस्तों से पूछा, अपने भारतीय मुसलमान दोस्तों से पूछा, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन लिबरल मीडिया है, अल्टीमेटली उन्होंने तो बताना होता है कि वहां पे जुल्म सितम की दास्तानें लिखी जा रही है। अब मैं तीसरा एंगल ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस मंदिर को बनने में, इस मस्जिद के इशू के ऊपर 2000 से ज्यादा लोग अपनी जानें जाया कर चुके हैं। जो वो ट्रेन जलाई गई थी, फिर ट्रेन जलाने के बाद वहां पे जो सारा जिसका इल्जाम लगाया गया था कि बहुत बड़े रॉयट्स, ज्यादा रॉयट्स के अंदर, क्या दैट इज व्हाट द सॉल्यूशन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। आगे हमने यहां से किस तरह बढ़ना है, हमने आगे किस तरह जाना है, मेरा ये क्वेश्चन है। मैंने कल खुद एक इवेंट यहाँ पे अटेंड किया था, और मेरा मैसेज ये था कि आई केम विद द मैसेज ऑफ लव एंड हार्मनी टू मूव फॉरवर्ड। हम सदियों से यहां रह रहे हैं और सदियां यहां इकट्ठे रहेंगे। क्या हम इसी स्टेटस को में रहना चाहते हैं, नफरतों में? क्या ये सोल्यूशन है इस चीज का? क्या जंगे और दहशत गर्दी ही सोल्यूशन है इस चीज का? मेरे ख्याल में नहीं। 2000 माएं अपने बच्चे जाया कर चुकी है। हमने इस ट्रैक पर नहीं जाना। दैट इज व्हाट माय मैसेज इज। और मैंने कल यही मैसेज दिया था कि माय मैसेज इज लव एंड हार्मनी। अब दूसरा उसमें चीमा साहब, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, जयशंकर साहब का ईरान का दौरा, मास्को का दौरा, फिर उसके बाद डेवोस वो चले गए वहां से, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपने देखा होगा बोइंग ने, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में कहा था, द बिगेस्ट कैंपस आफ्टर यूएसए दे आर बिल्डिंग देयर इन भारत के अंदर। और उसके बाद उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट का जाना उनके 26 जनवरी को वहां पे। और मैं समझता हूं कि इंडिया इज राइजिंग, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और उसमें मेरे ख्याल में द वे द मुस्लिम्स एंड द वे द पाकिस्तान नीड टू मूव फॉरवर्ड विद इट टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप एंड स्टार्ट द ट्रेड विद दैट। मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूं हमेशा, कि अच्छी चीज अगर आप इजाद नहीं कर सकते तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करना चाहिए मेरे ख्याल में। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान इज ऑन अ राइट ट्रैक, लेकिन स्पीड इज स्लो। इसमें मैं यही कहूंगा
कि एक तो मैं आई एम वेरी प्लीज के पाकिस्तान हैज रिटेलिएटेड टुवर्ड्स ईरान। अब उससे अगली अच्छी चीज जो हो रही है कि 29 ऑफ जनवरी को ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इज कमिंग टू पाकिस्तान। दैट इज अ गुड साइन। जो आज मुझे जो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ पाकिस्तान को अच्छी बात भी करूं, ये अच्छी बात थी। नेगेटिव बात ये थी कि आज इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई है, टेरर थ्रेट है। इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी? दूसरी आज की रिपोर्ट आई है कि आईएमएफ ने बताया है कि पाकिस्तान को आने वाले सालों में कितने पैसे चाहिए वापस करने के लिए, अबाउट $75 बिलियन आपको चाहिए होगा। और मैं तीसरा मुझे गिला ये है, 2 जलसे हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब कर चुके हैं। वजीर आजम साहब ने मानसेरा जलसा किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं होता तो आज दूध की नहरें होती, आप कराची से चलते तो आप पेशावर 2 घंटे पहुंच जाते। मैं मान ली बात, मियां साहब मैंने मानी। मियां साहब पिछली बातें छोड़े, आगे बताएं क्या होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, आगे कौन सी प्रोडक्ट आप बेचेंगे, यहां कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हमें कर्जे हमारी जान छूटेगी? किस तरीके से आपके पास कौन सा प्लान है जिसके अंदर हमारी नई जनरेशन को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे? आप किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टक्कर का कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे? मैं ये सुनना चाहता हूं आपसे। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि आपके खिलाफ 4 जजों ने फैसला ये दे दिया था, आप लंदन चले गए। वो माजी है, सारा मुस्तकबिल दिखाएं मियां साहब हमें, और वो कोई भी बात नहीं कर रहा। मेरा दुख ये आज फिर दोबारा यही दुख है कि उसके बारे में कोई भी लीडर बात नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो साहब जलसे में गए हैं तो पावर नैप ले रहे थे, सो गए थे वहां स्टेज के ऊपर। तो इस तरह तो नहीं होगा ना। इसको आप जब खुद सोए हैं तो कौम को किस तरह जगाएंगे आप? आपको उठना चाहिए। आपके आसपास हर मुल्क आगे जा रहा है और आपका हर मुल्क के साथ झगड़ा है। मैं कल हमारे एक बहुत बड़े डिप्लोमेट जो है बहुत एक की पोजीशन पर है, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज नॉट आइसोलेटेड। हाँ, ये अलग बात है, हमसे बात ही कोई नहीं करता। आइसोलेशन की डेफिनेशन क्या है जोई साहब? आइसोलेशन की बात यही होता है ना, हर एक बंदा आपसे डर रहा होता है, आपसे बात नहीं करता। कहते हैं ऐसी तरह नहीं है, हम अपने खित्ते में तरह नहीं है, लेकिन हमसे सारे नाराज है। वाह भाई वाह, बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है आपकी। लेकिन चीमा साहब, एक दुख वाली बात यह है, और दूसरी दुख वाली बात यह है कि आज सुबह किसी पाकिस्तान के बच्चे ने किसी ब्रिज के ऊपर से फंदा लेकर खुदकुशी कर ली। ये आपकी इस्लामाबाद के एस्टेब्लिशमेंट के मुंह के ऊपर थप्पड़ है कि जवान बच्चे अब पुलों के ऊपर इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े खुदकुशियां कर रहे। तो इसका हल जो है वो चंद लोगों के पास है, 2 या 3 लोगों के पास है, और किसी के पास हल नहीं। दूसरे लोग सारे ये जलसे जो है, ये जलसे जुलूस तो आपको पता है ना, कोई बिरयानी की प्लेट के लिए आ जाता है, कोई किसी काम के लिए आ जाता है। बल्कि यहाँ भी सुना गया कि 2-2 हजार रुपया देकर लाते हैं, 5-5 हजार रुपया देकर लाते हैं। पैसा तो बहुत है ना पाकिस्तान, क्योंकि आपने डॉलर बड़े कमाए हैं पिछले दिनों में जब से रशिया आया था अफगानिस्तान। लेकिन चीमा साहब, अफसोस है किसी के पास सोल्यूशन कोई नहीं है। करप्शन का हर चीज, करप्शन का दौर दौरा है। मैंने कहा था आपके पिछले सेगमेंट में भी अर्ज की थी, और अर्ज की थी मैंने सिर्फ अपने आसिम मुनीर साहब से, काजी फैज ईसा साहब से, कि ऑपरेशन मरगे करप्शन जरूर शुरू होना चाहिए। पहले आपने सरमचार किया है, लेकिन ऑपरेशन मरगे करप्शन जब तक शुरू नहीं होगा, कौम कैनॉट मूव फॉरवर्ड विद इट। दूसरी खबर आज की ये थी कि खान साहब गुस्सा कर गए हैं, जेलर को गालियां शालियां दे दी हैं, वो भी ये खबर गर्दिश कर रही है। लेकिन खान साहब को भी चाहिए कि आपको इतनी फ्रीडम है कि आप इंटरनेशनल जरीदों में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इससे ये जेल थोड़ी होती है इस तरह। तो सुना है वहां पे कशीदगी हुई है, और जो खासकर मेरे मुर्शद ने कहा है, अपील कर दी है अपने पीटीआई के लौंडे लपाड़ों से कि संडे वाले दिन बाहर निकल कर पहिया जाप कर। वाह जी वाह, ठीक है, ये उनकी अपील पहुंच चुकी है। लौंडे लपाड़े जो है वो तैयारियां कर रहे हैं कि उथे डीजे बाटन नाल कहंदा अज इमरान खान दे जलसे च नचण नूं जी करदा है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी। तो कांग्रेचुलेशंस, पार्टी गोज ऑन। तो चीमा साहब देखें इसी हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भारत में कई इंटरनेशनल जरीदों ने लिखा है कि दिस इज नॉट अयोध्या मंदिर, ये आज मोदी साहब की ताजपोशी हुई है। इलेक्शन की उन्होंने कहा, इलेक्शन नजदीक है, दिस इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। इलेक्शन लड़ने, जो कुछ भी है, मोदी लैंड स्वीप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। परफॉर्मेंस की उनकी एक डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? मुकाबले में ऑपोजिशन नहीं है या मोदी का बयानिया नैरेटिव तगड़ा है? अकम्पलिशमेंट बहुत। देखिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं अगर मुझसे आज पूछा जाए कि यार काउंट द नंबर्स ऑफ मोदी साहब,
एक तो नेशनलिज्म दिया उन्होंने, दूसरी टीम स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिक्स मार्केटिंग में अपनी वो दे आर एक्सपर्ट बीजेपी, मैं बड़ा बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं। दूसरी बात है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। आज मैं देखता हूं, देखें ये मंदिर है, आज मेरे ख्याल में कांग्रेस को यहां होना चाहिए था, वो कांग्रेस वाले सारे मणिपुर चले गए हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, और इकट्ठे नहीं है बिल्कुल। और दूसरा उसमें ये है कि जिस तरह, जो मैं आखिरी बात हमेशा ये कहता हूं कि सारी दुनिया के अंदर ट्रेंड है इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म, एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो चुकी है, और मोदी साहब को पता है कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को डील करना है। मैं अमेरिका की एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आज अगर पूछा जाए कि यहां पे क्या हो रहा है, बराक ओबामा इज रनिंग द कंट्री सिंस लास्ट 12 ईयर्स। 12 साल एक बंदा जब एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। उसको उसको compete करना थ्रू इलेक्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ अपहिल बैटल। तो मेरे ख्याल में अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, और इसको इससे डील करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मोदी साहब, जो पॉजिटिव चीज ये है, मैं एक आखिरी इस पे एक पॉइंट ये करना चाहूंगा। अनवर मकसूद साहब से कल किसी ने पूछा, आज अगर कायदे आजम जिंदा होते तो क्या होता? उन्होंने कहा अगर आज जिंदा होते तो कोट लखपत जेल में होते। उन्होंने कहा है, ये बात उनकी ठीक है बस। लेकिन उसमें चीमा साहब, उससे दूसरा सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का हल क्या है? उन्होंने पाकिस्तान को या अच्छा फौजी और साथ अच्छा मौलवी मिल जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। मैं उनकी बातें सुन के हैरान हो गया हूं कि 2 फिक्रों में उन्होंने सारी चीज को एक्सप्लेन कर दिया अनवर मकसूद साहब ने। अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी मिल जाए, पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। तो उसमें चीमा साहब ये सारी चीजें मौजूद हैं, और ये यही समझे कि उनको भारत की तरक्की का सीक्रेट उनको अच्छा चाय बेचने वाला मिल गया। पाकिस्तान को अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी अभी तक मिल नहीं रहा। मैं तो इसमें आसम मुनीर साहब को समझता हूं कि अच्छा फौजी है, और अगर इफ ही इज नॉट एबल टू डिलीवर इट, आई थिंक नोबडी विल बी एबल टू डिलीवर इट, मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज़ ही इज कमिटेड, ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2 आर्टिकल सुहेल वड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और फिर हमारे उमर चीमा साहब ने उसके ऊपर एक वीला किया है उनके पर्सनल सोशबिलिटी के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो उससे मैं आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड, आई एम वेरी मच उनकी डेडिकेशन पे, और आई एम ऑलवेज प्रेइंग कि these 2 लोगों को लाजमी कामयाब होना चाहिए, काजी फायज ईसा साहब को और हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को कामयाब होना चाहिए। अदरवाइज वो कहते हैं ना, तारिक अजीज की तरह, गलती गुंजाइश रिश्ता, अब आपके पास गलती, आप सारे अपने जो है पॉइंट यूज कर चुके हैं, कैन आई मूव फॉरवर्ड विद। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। वो आज मैं देख रहा था, मैं वैसे इसका कंपैरिजन ड्रॉ कर चुका हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे जो मौलवी थे, उन्होंने बैरून मुल्क से पैसा लिया और लोगों को इस्लाम और मज़हब और मदरसे बनाए, और लेकिन हमारी लीडरशिप ने लोगों को कारोबार करने का गुर नहीं बताया, और पहले मज़हब की बात की, और रोज़गार कहाँ से चलना है हमें नहीं पता, इसीलिए आज हम दर-बदर हैं। भारत में नरेंद्र मोदी एक रिलीजियस एजेंडा लेके आए हैं, लेकिन पहले वो कारोबार की बात कर रहे हैं, मज़हब की बात वो 10 साल बाद राम मंदिर को, ठीक है, इस बिटवीन बड़ा कुछ करते रहे होंगे, लेकिन वो ले आए। तार साहब, वो हमारे एक मौलवी हैं, बड़े आपके भी फेवरेट हैं, मौलाना फजल रहमान। उनसे आज सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी आपका रोजगार इनकम कहाँ से, पैसे कहाँ से आते हैं? कहते हैं आपकी इनकम कारोबार क्या? कहता है मेरा कोई कारोबार नहीं। तो कहता पैसे कहाँ से आता है? कहता है अल्लाह की तरफ से इमदाद आती है। तारड़ साहब, ये कैसे, कैसा मुल्क चलता है कि इमरान खान है, कोई कारोबार नहीं, मौलाना फजलुर रहमान है, मजहबी जमात का इस वक्त सबसे बड़ा लीडर है, कोई कारोबार नहीं। क्या इंस्पिरेशन देते हैं आपने? एक तारड़ साहब अक्सर बात करते हैं अमेरिका की, आप मिसाल देते हैं कि अमेरिका में जो लोग भी सियासत में आते हैं पहले वो कहीं कामयाब होते हैं, और ये पब्लिक सर्विस है। वेल ठीक है, आपने पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, ये साढ़े लोग सारे थे पैसे कमान होते नहीं, इसमें भी कमेंट करें, वो कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से इमदाद आती है, वो काम करेंगे तो अल्लाह भी मदद करता है ना, इसमें जरा थोड़ा सा बताएं हमें। मैं ये बताना ये चाहूंगा कि उनका तो बहुत बड़ा कारोबार है मदरसों का। रिलीजन इज अ ह्यूज बिजनेस। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो रिलीजन इतना बिकता है कि जिसकी हद कोई नहीं। देखो ना, हर चौक में बाबे बैठे हैं, मुंडे दे रहे हैं। ये तो कारोबार बहुत बड़ा। आपने देखा नहीं कि जब लैंड क्रूजर मौलवियों के पास कितने कितने बड़े हैं? ये बहुत बड़ा कारोबार है। आप देखिए इस वक्त पंजाब में रिजवी साहब का वोट बैंक कितना है। उन्होंने मुर्शद को तस्वीर पकड़वा दी उन्होंने। मजहब तो बहुत बड़ा। अगर नए पाकिस्तान से सीधे ही वो रियासत मदीना पर गए, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, 3-3 4-4 बच्चे हैं बगैर शादी के, लेकिन कितना बड़ा यू टर्न फॉरेन एजेंसियों की रिपोर्टें थी।
उन्होंने कहा कि इस वक्त रिजवी साहब बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने नया पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे फेंका जिस तरह जान छुड़ाई उससे, साथ ही रियासत मदीना अमर बिन मारूफ पे चले गए। तो दर हकीकत और शुरू कहां से हुआ है, मैं दुख से कहूंगा आपसे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहीं से शुरू हुआ था ना। आज भी जब जलसा करना होता है तो यही कहना पड़ता है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वाहिद कंट्री है जो मजहब के नाम पर बना है और करप्ट तरीन है। देखिए खूबसूरती इसकी। मैंने पिछले दिन अर्ज किया था कि इस चीज को ना इस्तेमाल किया करो, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप कहते हो ना इस्लाम के नाम पर बना था, तो इस तरह चलते बोलो, ये इस्लाम के नाम पर ये हो रहा है 76 साल से, ये होता है इस तरह। इन दोनों में से एक चीज बंद कर दो, या तो उसको ठीक करो, इस्लाम के नाम पर बना है, या इस्लाम का नाम इस्तेमाल करना छोड़ दो, सिंपल एज इजी। तो चीमा साहब दर हकीकत बात ये है, और सबसे मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया, आईएमएफ कह रहा है कि आपको $75 बिलियन चाहिए, ठीक है जी। मियां साहब के मुंह से बात नहीं निकल रही कि आगे पाकिस्तान चलाना किस तरह इकोनॉमिकल, पाकिस्तान की क्राइसिस इस वक्त सबसे बड़े इकोनॉमिकल है। कोई प्रोडक्ट बता रहे हैं वो, कोई प्रोजेक्ट उनके पास है? इसहाक डार साहब के पास कौन सा प्लान है जिससे ये पाकिस्तान को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं? एसेट्स बेचेंगे, कर्जे आपने ओवररोल कराएंगे, क्या करेंगे? आईएमएफ के तलबे चाटेंगे, अपने यहां पे आर्मी बेसिस देंगे अमेरिका को, होगा क्या? इनकी प्रॉपर्टियां सारी बनेंगी लंदन और टोरंटो में, और तो कुछ भी नहीं होना, जो पिछले दौर में हो रहा था। पैसा तो पाकिस्तान, मैं हमेशा ये कहता हूं चीमा साहब, पैसा पाकिस्तान में लाना बड़ी बात नहीं है, बहुत अरसे से आ रहा है, उसको रोकना पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुर है, और वो नहीं रोक रहा। आसिम मुरीद साहब को मैं कई दफा मैं कह चुका हूं कि पैसा इस तरह निकल रहा है जिस तरह हाथ से रेत निकल रही है, इस तरह आवारगी हो रही है, आप सोच नहीं सकते। टोरंटो अंधा मोल ले लिया पाकिस्तानियों ने, दुबई से तो सारा ही ले लिया ना। वो किस तरह ले रहे हो? फ्री तो नहीं दे रहे ना वो कहां से? गुर्दे बेच रहे हो 25 करोड़ लोगों के, और क्या कर रहे हो? चिमा साहब फिर ऐसे ये फिर, लेकिन चिमा साहब अफसोस कि इस वक्त पाकिस्तान में मदरसा बहुत अच्छा कारोबार है। मैं बचपन में मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि एक चौक में मेरे वालिद साहब वकील थे, और 1958 के ग्रेजुएट थे। एक चौक में एक मौलवी साहब बैठे थे, उन्होंने तकरीबन कोई 1000 ईंटें रखी थी, साथ 2-4 उन्होंने सीमेंट की बोरियां रखी थी, और चारपाई पर बैठ के लाउड स्पीकर पे लगा के अक्सर वो कहते थे, इत्थे एक के टलवाओगे जन्नत च 5 लगणगे। मैंने उनको मुसलसल 10 साल देखा कि वो उसी हुलिये में उस जगह एक इट भी उन्होंने सीमेंट ने जोड़ी नहीं सी होती। मैंने अपने वालिद साहब से एक दफा पूछा, मैं क्या अब्बा जी ये इलीगल नहीं है इस बंदा जो कर रहा है यहाँ पे बैठा? उन्होंने कहा नहीं, इसको लीगल प्रोटेक्शन है। ये कह सकता है कि मुझे पैसे, मेरी अपनी तनख्वाह इतनी है, मेरी तनख्वाह ही नहीं पूरी हो रही, तो मैं ईंटें कहां से जोड़ूंगी? वाकई वहां एक इट थले लवांदा रहा, 5 उत्ते लवांदा रहा 10 साल। इस तो बड़ा कारोबार केड़ा चीमा साहब? मैं तो आपके भी सोचता रहा दाढ़ी रख ला, काम शुरू कर दें, मुंडे देने शुरू कर दें बंदे, मैं तो कई भी सोचे इस तो अच्छा केड़ा कारोबार है? रोटी छोटी चंगी खाओ, दाढ़ी रख छड़ो, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਮਾਜ਼ को। 2-3 ਬੱਚੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ 4 ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹੜਾ जी? बस ये हजूर, ये आप इस तरह नहीं पहुंचे इस जगह पे, आपने बड़ी मेहनत की, 76 साल बहुत मेहनत की आपने इस जगह पे पहुंचने। मेहनत की है तार साहब, कोई शक नहीं, मेहनत की। तार साहब थोड़ी सी बात अमरीकी सियासत की भी कर लें। रॉन डिसेंटिस बैठ गए हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ। वो रामास्वामी भी बैठ के, रामास्वामी क्या नाम है उनके लड़के का, वो भी बैठ गया। वैसे उनके बारे में अगले दिन मैंने आर्टिकल पढ़ा, वो जब से उन्होंने कैंपेन शुरू से पहले वो जरा उनके पास पैसे कम थे, अब थोड़े वो अमीर हो गए हैं, कैंपेन का उनको बड़ा फायदा हुआ सुना है। और रॉन डिसेंटिस आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, रॉन डिसेंटिस भी। और लेकिन आप तारड़ साहब कैंपेन चला रहे हैं, अभी आप गए हुए थे पिछले हफ्ते भी न्यू हैम्पशायर, आई थिंक आप गए हुए थे, ट्रम्प साहब की कैंपेन के सिलसिले, दोनों जगह पे हम गए थे। तो इसका मतलब है ट्रम्प साहब के चांसेस हैं सर? सर देखिए, अगर फिर इलेक्शन हुए तो उनको कोई रोका नहीं जा सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त ओबामा वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप है, आप देखिए किस तरह होता है। बाइडन साहब, एक मैं बात मेंशन करना चाहूंगा, कल भी मैं और जसदीप साहब हम डिस्कस कर रहे थे बैठे, कि डेमोक्रेट हलकों के अंदर इस वक्त हु का आलम है, बहुत ज्यादा खामोशी है, और खतरनाक हद तक खामोशी है। बिल्कुल इस वक्त डेमोक्रेट लोगों को भी, पार्टी को भी पता है कि बाइडन इज नॉट द कैंडिडेट, लेकिन वो असली कैंडिडेट को सामने नहीं ला रहे, जिसको मैं चीटिंग के मुतरादिफ समझूंगा कि असली कैंडिडेट सामने ला ही नहीं रहे, असली लाएंगे जाके इलेक्शन के पास।
और वो उसका नुकसान क्या है, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कि उसको अच्छे तरीके से लोग उसको उसके माजी को, या रिपब्लिकन्स के पास इतना टाइम नहीं होगा उसको क्रिटिसाइज करने के लिए और उसका असली चेहरा कौम को दिखाने के लिए। ये भी एक धांधली है, इसको भी मैं धांधली के मुतरादिफ समझूंगा कि इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले एक कैंडिडेट को सामने ले आए। तो इस वक्त ये हो रहा है। लेकिन आखिरी बात ये करूंगा कि इस कंट्री को ओबामा साहब चला रहे हैं पिछले 12 साल से। 12 साल एस्टेब्लिशमेंट, एफबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और हर चीज को कंट्रोल करना, यू बिकम अ पावरफुल पर्सन, यू ऑलमोस्ट बिकम अ किंग, यू ऑलमोस्ट बिकम अ किंग। तो इस वक्त जो है पूरा कंट्री उनकी लपेट में है। जो उनका उनका जो आगे फ्यूचर प्लान है, थोड़ा सा वो भी बता देना चाहता हूं। जो 3 लाख बंदा पर महीने का यहाँ पे आ रहा है, तकरीबन 14-15 मिलियन इलीगल लोग आ चुके हैं। डेमोक्रेट उनको वोटर देख रहे हैं, हम रिपब्लिकन उनको टेररिस्ट देख रहे हैं। टेररिस्ट किस तरह देखते हैं? एक तो वो ड्रग्स लेके आ रहे हैं, उन सब की एज 18 से 25 साल है। चाइनीज 27,000 चाइनीज बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया था कि क्या चाइना अमेरिका के अंदर अपनी फौज बनाना चाहता है? पॉसिबिलिटी। उनके अंदर यमनी आ रहे हैं, उनके अंदर इराकी आ रहे हैं, उनके अंदर हमारे इंडियन पाकिस्तानी आ रहे हैं। और तरीका वारदात क्या, उसका प्लान क्या बना रखा है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं ओबामा साहब। इनको स्पीडी ग्रीन कार्ड दें और यहां पे एक बिल पेश किया जाए कि ग्रीन कार्ड पे वोट डाला जा सके और अमेरिका को 1 पार्टी रूल बना दिया जाए। बन जाएगा, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी तो खत्म हो जाएगी ना अल्टीमेटली। दिस इज व्हाट द ओबामा प्लान इज। तो अगर दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, फिर जमहूरियत का आप हिस्ट्री की किताबों में पढ़ेंगे, जमहूरियत फिर यही होगा कि लोग कहेंगे यार तुम्हारा दादा वोट डालने जाया करता था गाड़ी पर बैठ के। फिर यही होगा और क्या होगा। बिल्कुल तार साहब, देखते हैं कि अमेरिकी सियासत भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है और कैसे चीज़ें वो चलते हैं। लेकिन ट्रम्प है तो पॉपुलर, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर तरफ उनका डंका लग रहा है। एक ही बंदा है जो ऐसा लग रहा है कि जिसने रह जाना है, और वो आई थिंक निकी हेली रह गई है तार साहब, ये मैंने निकी फॉलो हेली नहीं। भी है, निकी हेली है, लेकिन उनका जीतना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अगले इसके बाद न्यू हैम्पशायर से जीतेंगे ट्रम्प साहब, और उसके बाद एक और मैंने आज की खबर ये थी कि रिपब्लिकन पार्टी उनके ऊपर प्रेशर डालेगी न्यू हैम्पशायर के बाद कि वो विड्रॉ कर लें अपना, क्योंकि उसके बाद न्यू हैम्पशायर के बाद साउथ कैरोलिना और एरिजोना। लेकिन अगर यहाँ से इलेक्शन हार गई तो फिर उनको मेरे ख्याल में विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये आज की खबर ये है। तार साहब, इंडिया के लिए तो बाय पार्टीजन सपोर्ट है अमेरिका में। पाकिस्तान के लिए तो जुगाड़बंदी करनी पड़ती है, कभी एमबीएस का फोन करवाना पड़ता है, कभी किसी का करवाना पड़ता है। आप देख रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या होता है। बाइडेन साहब ने तो इमरान खान को फोन नहीं किया था, लेकिन नहीं, आपके ट्रम्प। साथ रिलेशनशिप, आपने ईरान के ऊपर जो अटैक किया उससे अमेरिकन खुश है आपसे, अच्छा, खुश वो बाइडेन है। साहब की आपके स्टेटमेंट आई है। उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने ताड़ियां मारी, उन्होंने कहा पैसे पूरे करते थे भाई। नहीं, वो किसी बंदे ने तार साहब किया हुआ था, उसने कहा सऊदीज, इजरायली और अमेरिकन तीनों कहते हैं नहीं छड़ांगे ईरान नो, लेकिन कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि ईरान पे हमला कर सके। पाकिस्तान ने करके खाता है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਛੋਟੇ, ਦੋ ਚੰਡਾ ਸੱਟ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। पैसे पूरे पैसे पूरे हो गए तार साहब, कोई शक नहीं। इसीलिए ईरानी फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं फटाफट जो है ना पाकिस्तान। लगता है कि उनको महसूस हुआ है कि नहीं, उनकी जो मौलवियों से और फौज से गलती हो गई है, तो वो अपने वजीर खारजा को भेज रहे हैं ताल्लुकात को ठीक चीमा करने के। साहब गुजरात की जुबान च कहते हैं छा गए हो भाजी, छा गए हो। चले अल्लाह करे अमन हो, जैसे आप कह रहे थे साउथ एशिया में अमन हो, इसी तरह हम कहते हैं वेस्ट एशिया में अमन हो, ताकि चीज़ें बेहतर हों। ईरान के पास तो बहुत सारा एनर्जी रिजर्व्स हैं, हमें वो चाहिए और दुनिया को चाहिए। एनी थैंक यू वेरी मच शाहिद तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। वक्त का शुक्रिया सर।